हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीसी पीजीटी पेपर वन की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश पार्ट की, जो कि बेस्ड है जो एचपीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स थे, स्पेशली जो कॉलेज कैडर के एग्जाम कंडक्ट किया गया था एचपीपीएससी द्वारा। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको कंपाइल करके जो है ये क्वेश्चन सीरीज जो है वो बनाई गई है। इससे पहले मैं बहुत सारे पार्ट लेके आ चुकी हूँ, जिसमें हमने वॉइस के क्वेश्चंस, नरेशंस के क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस आए थे कॉलेज कैडर के एग्जाम में, उनको कंपाइल करके जो है वो वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप उन वीडियोस को जो है वो जरूर देखना अगर अभी आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे कि दो एग्जाम्स की डेट ऑलरेडी जो है अनाउंस कर दी गई है एचपीपीएससी द्वारा, हिंदी और फिजिक्स का एग्जाम। बाकी एग्जाम की डेट भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी आ जाएगी, तो आप अभी जो है इसको एज अ रिवीजन की तरह जो है इन सीरीज को देख सकते हो। आपको आइडिया लगेगा आपने कितना प्रिपेयर किया है इंग्लिश का, और मैक्सिमम कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आते रहते हैं रिपीट में और आपको जिनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सो मेन जो मोटिव है इस सीरीज को बनाने का वो यही है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज जो है ये बन पाए। सो आज के वीडियो में हम फिर से वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब उसी तरह के क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे। इससे पहले 50 क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी। इवन वॉइस नरेशन सब्जेक्ट वर्ब के अलग वीडियोस पार्ट है, और उसके अलावा जो क्वेश्चन आए थे उनके 50 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। बाकी के क्वेश्चंस को जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप प्लीज उसको पॉज करना, खुद आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद जो है वो आंसर को देखना। सबसे पहले क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड पार्ट्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो जिसने पिछली वीडियो देखी है उनको ध्यान होगा कि जंबल्ड पार्ट्स वाले क्वेश्चन जो है कॉलेज कैडर का जब एग्जाम हुआ था हर एक पेपर में क्वेश्चन आया था। तो ये चांस बन जाता है कि आपके पेपर में भी इसी तरह का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाए। तो जब भी आप जंबल्ड पार्ट्स वाले क्वेश्चंस को करते हो तो हमेशा जो है वो ऑप्शन से देखना है। कभी भी जो है स्टार्ट यहाँ से नहीं करना है कि खुद अरेंज करना है, जो ऑप्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग अरेंज करो। फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी अरेंजमेंट जो है वो सही दी हुई है। देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला है, क्यू से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर, पैसिव स्मोकर्स आर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। यहीं से आपको पता लग रहा है कि यहाँ से ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं हो रहा है। देन आप नेक्स्ट देखो, पैसिव स्मोकर्स आर नो फॉल्ट ऑफ देयर हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर, इक्वली प्रोन टू एंड ब्रोंकाइटिस फॉर। ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों गलत है। अगर आप उनको अरेंज करोगे और लिखोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। देन पैसिव स्मोकर्स आर इक्वली प्रोन टू हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर एंड ब्रोंकाइटिस फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। ये भी सही सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट इज हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर, इक्वली प्रोन टू एंड ब्रोंकाइटिस फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, पैसिव स्मोकर वाला ये भी हमें करेक्ट नहीं लग रहा है। इनमें से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो जो है वो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है। अब देखो, आर पैसिव स्मोकर्स आर इक्वली प्रोन टू हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर एंड ब्रोंकाइटिस फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। इन स्टेटमेंट्स को अब जब आप अरेंज करोगे तो इन चारों में से जो बहुत एक्यूरेट लग रही है, कंपैरेटिव जो सेंटेंस एक्यूरेट बन रहा है, वो हमारे पास सी ऑप्शन बना रहा है। तो आपको ऑप्शंस को देख के जो है इसका आंसर देना है, तभी आप जो है आंसर दे पाओगे। देखो जैसे कंफ्यूजन हमें कभी कभी क्रिएट हो जाती है, लेकिन जब आप सेंटेंस लिखते हो तो आपको सेंटेंस लिख के आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा जो है वो सही ढंग से लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका मीनिंग जो सेम तरह का सेंटेंस बताएगा वो आपने चूज करना। श्लोचना इज सच एन एजाइल एथलीट। तो आपको यहाँ पे एजाइल वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप गिवन एक्सप्रेशन का जो है वो आंसर दे सकते हो। तो श्लोचना जो है एजाइल एथलीट है, और एजाइल का मतलब होता है क्विक एंड एक्टिव, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। The next is fill in the blanks with correct words from the options में से। It is an offense to, so इनमें से आपको चूज करना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है इसमें मोस्ट प्रोबेबली। It is an offense to plant the trees in the forest। क्या ऑफेंस होता है? To fell the trees in the forest। फेल फेल होता है गिरना, फॉल भी गिरना होता है, लेकिन इन दोनों का मतलब जो है वो डिफरेंट है। ट्रीज के कंसेप्ट में फेल जो है वो करेक्ट वर्ड है। द नेक्स्ट इज चूज द पार्ट विद एरर। देखो इस क्वेश्चन में हमें एरर चूज करना है।
एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम या तो टेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप ढंग से देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। रूल ऑफ कोर्स आपको आता होगा, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका क्वेश्चन जो है वो सही नहीं होगा। देखो यहाँ पे एरर वाला पार्ट पूछा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर टेंस के अकॉर्डिंग आपने इसको देखना है। इंडिया इज वन ऑफ द, इज लगाया है, ऑब्वियसली एक ही कंट्री है, इज सही है, यहाँ पे ये चीज सही है। वन ऑफ द लीडिंग, देखो ऑफ से पहले वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड है। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी वन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, इस तरह के वर्ड जो है वो यूज होते हैं, तो वहां पे ये तो हमारे पास सिंगुलर लगेगा, वर्ब की यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, लेकिन आउट ऑफ द कंट्रीज होगा। जैसे हम लिखते हैं दैट ईच बॉय फ्रॉम दैट ग्रुप, क्योंकि हम एक सिंगल बॉय को चूज कर रहे हैं एक ग्रुप में से, सो दैट इज द सेम इन दिस केस कि इंडिया इज वन ऑफ द, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में से, तो यहाँ पे कंट्री नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कंट्रीज होना चाहिए था। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि बहुत सारी कंट्रीज में से एक जो है वो लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया भी है। तो यहाँ पे और जो स्टेटमेंट है यहीं पे जो है वो एरर है इस फॉर्म में। सो ये क्वेश्चन भी कभी कभी एरर के बेस पे पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर टेंस के क्वेश्चन। इसलिए टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एक बार वो वीडियो पक्का देखना अगर आप इंग्लिश वाला पार्ट प्रिपेयर कर रहे हो। देन नेक्स्ट इज, ये हमने अभी क्वेश्चन देख लिया, रिपीट में है, फेल होगा इसका। देन नेक्स्ट इज, इट इज नो यूज इन क्राइंग ओवर। सो यहाँ पे हमें जो है वो वर्ड ढूंढना है। देखो इट इज नो यूज इन क्राइंग ओवर स्पॉइल्ड मिल्क, स्प्लिटेड मिल्क, स्प्लिट मिल्क या फिर स्पिल्ट मिल्क। तो अब आपको पता है कि एक तरह से ईडियम या फ्रेज की तरह हम इसको यूज करते हैं। इट इज नो यूज इन क्राइंग ओवर, जो गिरा हुआ दूध है उसके ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं, ये होता है सेंटेंस ईडियम और फ्रेज। लेकिन कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज होगा, देखिए जो स्प्लिट और स्पिल्ट है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे। अगर आप अच्छे से स्पेलिंग नहीं देखोगे तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। ये LIT है और ये ILT है, और इन दोनों का मतलब अलग होता है। इट इज नो यूज इन क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट होता है सेपरेट करना, बीच में से सेपरेट करना किसी चीज को, स्प्लिट होता है फैलना। तो इसका मत, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो D होगा। स्प्लिट मिल्क के ऊपर क्राई करने का कोई फायदा नहीं है। तो स्प्लिट मतलब फैलना, स्प्लिट मतलब सेपरेट होना। तो इसलिए ध्यान देना जब भी आप ऑप्शंस को देखोगे अच्छे से उनको देखना। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, दैट इज मोर सिमिलर इन मीनिंग टू द दिस वर्ड। मैस्करेड यहाँ पे एक वर्ड दिया है, इसका सिमिलर मीनिंग का एक वर्ड आपको चूज करना है। सो मैस्करेड का मतलब होता है टू गो इन डिस्गाइज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन, सिमिलर तरीके से जो एक्सप्लेन करता है। कॉम्बिनेशन यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, क्या फिल हो सकता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड इंटेलेक्ट। अब देखो आप इन चारों ऑप्शंस को एक एक बार फिल करके देखो, जो आपको मोस्ट एक्यूरेट लग रहा होगा वो आपका आंसर होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड इंटेलेक्ट मेक अ ग्रेट एसेट, हैव अ ग्रेट एसेट, आर अ ग्रेट एसेट, इज अ ग्रेट एसेट। इनमें से जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा इज अ ग्रेट एसेट। इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो एक ग्रेट एसेट है। दूसरी चीज, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ब्यूटी, स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट तीन चीजें, हम आर लगाएंगे यहाँ पे या फिर हैव लगा देंगे, आप इसके बारे में तो सोचोगे ही नहीं। लेकिन ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। देखो ऑफ से पहले का जो वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट है, तो कॉम्बिनेशन आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट नहीं है, पहले। तो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर में है, इसलिए सिंगुलर ही वर्ड जो है वो आगे यूज किया जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, ना कि बाकी की चीजों के अकॉर्डिंग, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग इज अ ग्रेट एसेट, कॉम्बिनेशन इज अ ग्रेट एसेट, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, विच करेक्ट द अंडरलाइन सेगमेंट। इस अंडरलाइन सेगमेंट को आपको करेक्ट करना है। A large number of people visits this temple every day। अब आपको जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। अब देखो यहाँ पे बोला गया लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट्स दिस टेम्पल, एस यहाँ पे लगा दिया है। एस और ES कहाँ पे लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है।
अब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बोला गया, ऑफ से पहले जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट है लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर। जब लार्ज नंबर हो गया है तो वो सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता, वो तो प्लूरल होगा। तो एस और एस यहाँ पे नहीं लगेगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो विजिट दिस टेम्पल हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज अगेन सिमिलर मीनिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन, हमने चूज करना है टू हिज एटर्नल डिस्ग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री। आपने बताना है इसी सेंटेंस की तरह कौन सा सेंटेंस है जो सेम मतलब बता रहा है। टू हिज इटर्नल डिस्ग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री, इसका मतलब है कि उसने बिट्रे कर दिया अपनी कंट्री को। Besides having internal disgrace, he betrayed his country. Besides having नहीं to his internal disgrace बोला गया है. He did betrayed his country and this was his eternal disgrace. This is right thing. वो उसका eternal disgrace था कि उसने अपनी country को betrayed कर दिया, इसलिए B ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अरेंज करना है जम्बल्ड पार्ट्स को। देखो जैसे मैंने बोला आपने सिर्फ ऑप्शंस को देख के इसको बनाना है। सबसे पहले देखो पी, P, the air of this innocence and fills it with smoke and dirt. Purity but was stripped is signified by its the innocence of air. तो आपको यहीं पे लग जाएगा कि ये थोड़ा मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बन रहा है। देन नेक्स्ट आता है fills it with smoke and dirt. Purity but was stripped the innocence of air is signified by its the air of this innocence. ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है, आप इसको अरेंज करो आपको खुद ही लग जाएगा। सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, वर्ब नहीं बन रहा है, कोई चीजें जो है एक साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही। देन पी से देखो द एयर ऑफ दिस इनोसेंस एंड फिल्स इट विथ स्मोक एंड डर्ट। द इनोसेंस ऑफ एयर इट सिग्निफाइड बाय इट्स प्योरिटी बट वाज स्ट्रिप्ड, ये भी हमें कहीं से करेक्ट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देखो द इनोसेंस ऑफ एयर इज सिग्निफाइड बाय इट्स प्योरिटी बट वाज स्ट्रिप्ड द एयर ऑफ दिस इनोसेंस एंड फिल्स इट विद स्मोक एंड डर्ट। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट जब आप इसको अरेंज करके लिखोगे ना इस तरह से आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है सही है। जब भी जम्बल्ड वर्ड्स वाले क्वेश्चन होंगे आपने ऑप्शंस देख के जो है उसका आंसर देना है, ना कि ऊपर से स्टार्ट नहीं करना है। इसमें तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा आपका, इसलिए ऑप्शन देख के इसका आंसर देने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एक्सप्लेन करना है गिवन एक्सप्रेशन को। स्वेल इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु क्रॉसेस द ब्रिज व्हेन ही कम्स टू इट। सो स्वेल इस काइंड का पर्सन है हु क्रॉसेस द ब्रिज व्हेन ही कम्स टू इट। एक तरह से जैसे हम फ्रेज लोकतियां मुहावरे वैसे यूज करते हैं वैसा यूज किया गया है। सो स्वेल क्या है, हु क्रॉसेस द ब्रिज व्हेन ही कम्स टू इट, कि वो मतलब जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला, कोई भी चैलेंज आएगा उसको जो है एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक एग्जैक्ट वर्ड जो है वो प्रोक्रेस्टिनेटर होता है। सो स्वेल जो है क्या है, प्रोक्रेस्टिनेटर। नेक्स्ट वी वर इन्वाइटेड फॉर अ वेडिंग वी कुड नॉट गो टू इट। सिमिलर मीनिंग ढूंढना है, हमें इनवाइट किया गया था लेकिन हम जा नहीं पाए। Whereas were invited for a wedding and we didn't go. Couldn't go to the wedding for which we were invited. We couldn't go to the wedding because we were invited. We couldn't go to the wedding yet we were invited. तो इनमें से सबसे एक्यूरेट जो बता रहा है वो हमारा बी ऑप्शन है, that we couldn't go to the wedding for which we were invited, जिसके लिए हमें जो है वो बुलाया गया था। नेक्स्ट अगेन अरेंज करना है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और ऑप्शंस देख के इसका आंसर देना, पॉज करना, फिर उसके बाद जो है इसका आंसर देखना, तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन वर्ड्स बेस्ट रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इटैलिक में ये वर्ड रखा गया है, एमिटेड का क्या मतलब होता है ये हमें बताना है। द बैड चीज एमिटेड अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेल। तो एमिटेड का मतलब होता है गेव अप, क्योंकि यहाँ पे हम देखो बैड चीज गेव अप नहीं बोल सकते, गेव इन भी नहीं बोल सकते, गेव ऑफ अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेल जो है वो एक्यूरेट वर्ड यहाँ पे होगा। देन नेक्स्ट इज अगेन हमें एरर ढूंढना है, इनमें से ए में है, बी में है या फिर सी में है। ये वाला ए लाइन है, ये बी लाइन है और लास्ट वाली जो है सी लाइन है। आपने बताना है कहाँ पे एरर है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ बाइक दैट फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स डाउन सो ही इज थिंकिंग ऑफ डिस्पोजिंग इट ऑफ। देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने बोला कि जो वन ऑफ यूज होगा ऑब्वियसली सिंगल फ्रेंड आउट ऑफ मेनी फ्रेंड। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ बाइक, सिंगुलर के लिए हैज लगेगा, यहाँ पे सही है। ए में कोई एरर नहीं है। दैट फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स डाउन सो ही इज थिंकिंग ऑफ डिस्पोजिंग इट ऑफ। तो इस पूरे सेंटेंस में जो है कहीं भी आपको एरर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका जो है वो नो एरर जो है वो हो जाएगा। So next question is if he had known that the river was dangerous, जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है उसमें आपको फिल करना है एक्यूरेट जो वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। If he had known that the river was dangerous, he planned to swim across it.
अगर उसको पता होता कि वो रिवर डेंजरस है तो वो जो है उसको ट्राई नहीं करता स्विम करने की। अब देखो ये जो है ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या फिर आप टेंस के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। अगर वो ट्राई नहीं करता तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा वुड नॉट हैव ट्राइड टू स्विम अक्रॉस इट। वुड नॉट ट्राई नहीं, वुड नॉट हैव ट्राइड होगा यहाँ पे। सो दैट विल नॉट ट्राई टू, जैसे हम बोलते हैं कि वो ट्राई नहीं करता, तो दैट्स द सेम थिंग, वुड नॉट हैव ट्राइड टू स्विम अक्रॉस इट। सो यहाँ पे क्योंकि नॉट तो आना ही था, अब देखो नॉट इन दोनों में था नहीं इसलिए ये सही नहीं है, और यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे ट्राई दिया गया है, लेकिन हमें इसको पास्ट में बनाना था तो हैव ट्राइड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से जो है यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आपको इन ब्लैंक्स को पढ़ना है। डू यू लाइक ब्लैंक टू अ फिल्म और वुड यू ब्लैंक एट होम। तुम जाना पसंद करोगे या फिर रहना पसंद करोगे। सो फर्स्ट में जो है गो से रिलेटेड टर्म आएगी, लेकिन कौन सा, डू यू लाइक गोइंग टू अ फिल्म और वुड यू स्टे एट होम। तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आईएनजी वाला गोइंग लगेगा, देन वुड यू स्टे एट होम स्टे लगेगा। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। आप इनको देख सकते हो, ये टेंस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। Next is, I suppose it was Santi who left the kitchen in such a mess. No, it. अब यहाँ पे ये बोलना चाहता है, no, it was not Santi. He never has a meaning. It was Billu. कि ये वो नहीं थी, ये कोई और था। तो यहाँ पे देखो सीधा सा हो जाएगा, no, it couldn't have been. He never has a meaning. It must have been Billu. अब यहाँ पे देखो कि आप बोल सकते थे कि यहाँ पे was not और was वाली टर्म को जो है वो क्यों यूज नहीं किया गया। तो ये जो हमारे पास टेंस है, ये अगेन जिस तरह से हम बोलते हैं कि परफेक्ट वाला टेंस यूज किया गया, इसलिए जो है यहाँ पे कुडंट हैव बीन और मस्ट हैव बीन वाली जो है वो टर्म्स यूज की गई है मॉडल के साथ, जो है यहाँ पे ये चीजें करेक्ट होंगी। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज लुक एट पुअर तेज ट्राइंग टू स्टार्ट हिज बाइक बाय किक अगेन। इफ आई ब्लैंक तेज आई विल ब्लैंक अ न्यू बैटरी। सो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या हो सकता है। यहाँ पे होगा कि लुक एट पोर तेज ट्राइंग टू स्टार्ट इज बाय किक अगेन इफ आई वर तेज, क्योंकि आई के साथ वॉज नहीं लगता है, आई के साथ वर लगता है। इफ आई वर एंड देन अगेन दूसरी चीज, यहाँ पे इफ आई एम तेज होता तो यहाँ पे बोला गया कि अगर मैं वो होता, यानी पास्ट में इसको यूज किया गया, एम यहाँ पे नहीं लगेगा, वॉज यहाँ पे हो नहीं सकता। तो इफ आई वर तेज आई वुड गेट अ न्यू बैटरी। सो मैं जो है नई बैटरी ले लेता, इसलिए सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो सारे जो भी चीजें आप कंफ्यूज होंगे एक बार में देखोगे इन क्वेश्चंस को तो आप ऑलरेडी इनमें कंफ्यूज रहोगे, लेकिन जब आप टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, आप इजिली जो है इन क्वेश्चंस को देख सकते हो कि क्यों जो है वो कौन सी टर्म यहाँ पे यूज नहीं की गई है। अब देखो यहाँ पे अगेन आपको आर्टिकल फिल करना है, कोई खाली भी स्पेस रह सकता है। देखो यहाँ पे खाली भी बोला गया है, ब्लैंक भी रह सकता है। इट इज प्लेजर टू डू ब्लैंक बिजनेस विद सच ब्लैंक एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो एन टर्म जो है वो कहाँ पे यूज हो सकते हैं, एन लगते हैं हमारी वॉवल के साथ। यहाँ पे वॉवल सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट है, ई है यहाँ पे, तो इसलिए एन जो है यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे एन वाला ऑप्शन जो है इन दोनों में दिया हुआ। देखो इट इज अ प्लेजर टू डू होता है, इट इज प्लेजर टू डू अ बिजनेस, बिजनेस के साथ ए लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज अ प्लेजर टू डू होगा, इसलिए बीच वाला जो है वो ब्लैंक रहेगा और इट इज अ प्लेजर टू बिजनेस विद सच एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट इज यू आर सच एन एपैथेटिक पर्सन। एपैथेटिक को क्या बोलते हैं और ये आपको बताना है। एपैथेटिक का मतलब जो होता है जो केयर नहीं करता है। सो यहाँ पे यू डू नॉट केयर अबाउट अदर्स जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगेन आपको जंबल वर्ड्स दिया गया, आपको अरेंज करके देखना है खुद इसका आंसर क्या होगा। जब आप एक बार देख लोगे तो आप उसके बाद जो है इसका आंसर देखना पॉज करके। देखो इसका आंसर हमारे पास ए ऑप्शन होगा, आप अरेंज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन। सम बिलीव दैट डॉक्टर्स आर इनफेलिएबल एज दे थिंक दैट। इनफेलिएबल को क्या बोलते हैं, और तो वो आपको पता होगा, अगर इस वर्ड का मतलब पता होगा तब आप इसका आंसर दे पाओगे। सो इसका होगा दे नेवर मेक अ मिस्टेक, दे थिंक दैट दे नेवर मेक अ मिस्टेक। अब यहाँ पे अगेन इस वर्ड के तरह जो एक्सप्रेशन है सेंटेंस है सेम वो ढूंढना है। हार्डली हैड बी बोर्डेड द बस व्हेन द टायर पंक्चर। इसका मतलब हुआ कि हम वहां नहीं पहुंचे थे व्हेन द टायर पंक्चर्ड। एज सून एज वी बोर्डेड द बस द टायर पंक्चर्ड।
इनका हार्डली हैड वी बोर्डेड द बस, अभी मतलब स्टार्ट ही हुआ था, मतलब अभी बस चली ही थी जब टायर जो है वो पंचर हो गया। एज सून एज वी बोर्डेड द बस द टायर पंक्चर्ड। सो ये हो सकता है कि जैसे ही चली वैसे ही पंक्चर्ड हो गया। वी बोर्डेड द बस एंड पंक्चर्ड इट्स टायर, नहीं, जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही वो पंक्चर हो गया, ये इसका मतलब है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है एक्यूरेट है। देन नेक्स्ट इज अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। बाय द टाइम चिल्ड्रन ब्लैंक होम द कुक ब्लैंक द फूड। तो इसका मतलब ये है, अगर आप समझ पा रहे हो कि जब तक चिल्ड्रन पहुंचेंगे तब तक खाना बन चुका होगा, तो पास्ट ऑफ द पास्ट देखो, बन चुका होगा जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है उसमें जो है वो पास्ट वाला वर्ड यूज किया जाएगा। बाय द टाइम चिल्ड्रन रिच होम द कुक विल हैव प्रिपेयर द फूड। तो जो खाना है वो बना चुका होगा जब भी जो चिल्ड्रन है वहां पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आपको जम्बल वर्ड्स को अरेंज करना है, ऑप्शंस को देखो और उससे जो आप आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट इज इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रिंग अ चेंज और इम्प्रूवमेंट इन हनीशा, शी इज जस्ट। अब आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि जो जिसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनकॉरिजिबल। सो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको एल्यूड जो वर्ड यहाँ पे बोल्ड में दिया हुआ है, ही ट्राई टू एल्यूड माई आईज। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट वांटेड टू एस्केप माई अटेंशन। एल्यूड होता है ना कि किसी चीज से दूर हो जाना, ही वांटेड टू एस्केप माई अटेंशन। देन अगेन एक्सप्रेशन सिमिलर ढूंढनी है आपने, वी मस्ट डू आवर वर्क वेल और द टीचर विल बी एंग्री विद अस। हमें काम अच्छे से करना चाहिए वरना टीचर गुस्सा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, वी मस्ट वर्क हार्ड सो दैट नहीं, अगर हम काम सही नहीं करेंगे तभी वो एंग्री होंगे ना, अगर हम काम कर लें वो एंग्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट इज द टीचर विल बी एंग्री विद अस इफ वी डू आवर वर्क वेल। वेल करने पे एंग्री नहीं होंगे, नहीं करने पे होंगे। अनलेस वी डू वेल वर्क वेल द टीचर विल बी एंग्री विद अस, इवन इफ वी डू आवर वर्क वेल द टीचर विल बी एंग्री। ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि अगर हम काम कर लेंगे तब टीचर एंग्री रहेंगे, लेकिन सी वाली स्टेटमेंट सही है कि अगर हम अपना काम सही कर लेंगे, जब तक हम अपना काम सही नहीं करेंगे द टीचर विल बी एंग्री विद अस, टीचर जो है वो हमसे गुस्सा रहेगा। सो आपको हर एक वर्ड का हिंदी में इसको कन्वर्ट करना, जब ये एक्सप्रेशन वाला आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो है वो एक्यूरेट है। सो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। अभी तक जो हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे कॉलेज कैडर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द अंडरलाइन सेगमेंट को जो टेक्स आफ्टर इस एक्सप्रेशन को शो कर रहा है वो आपने चूज करना है। गर्वा टेक्स आफ्टर हर फादर एक्सेप्ट फॉर हर स्टबर्न बिहेवियर। तो यहाँ पे बोला गया टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का क्या मतलब हुआ कि उसके फादर की जितनी भी चीजें हैं वो रिजेंबल करती है, एक्सेप्ट हर स्टबर्न बिहेवियर उसके फादर का नहीं था, तो इसका हमें आंसर निकालना है। तो दैट मीन सी रिजेंबल्स हर फादर। अब देखो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको अगेन अरेंज करना है इनको, आंसर देख लेना, आप ऑप्शंस को देख के अरेंज करना, इसका आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट इज टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो ये अगेन ईडियम और फ्रेज हम बोल सकते हैं वो यूज किया गया है। कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कि सीक्रेट को कोई भी सीक्रेट है, अगर सीक्रेट डिस्क्लोज द सीक्रेट, तो डिस्क्लोज द सीक्रेट इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। नो सूनर डिड आई वॉक आउट ऑफ द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। देखो सेम है जैसा पहले क्वेश्चन था जिसमें हमने बोला था हार्डली आई बोर्डेड द बस वाला क्वेश्चन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसका मतलब हुआ कि मैं अभी बाहर निकला भी नहीं था कि वो बारिश होना स्टार्ट हो गई। आई वॉकड आउट ऑफ द हाउस टू बिगेन इट टू रेन, ये नहीं होगा। हार्डली आई हैव वॉकड आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हार्डली हैड आई वॉकड आउट ऑफ द हाउस when it began to rain। इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे, अब दोनों का मतलब देखो। हार्डली आई हैव वॉक आउट ऑफ द हाउस, मैं बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकला था, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, और फिर बारिश होना स्टार्ट हो गई। हार्डली हैड आई वॉकड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होना स्टार्ट हुई मैं अभी घर से बाहर ही निकला था। मोस्ट एक्यूरेट इनमें से जो सी वाला ऑप्शन है वो है। आप इन सब सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करो, आपको एक्यूरेट आंसर जो है वो मिल जाएगा। देन अगेन यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया जियोर्ज, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा कि उसमें आंसर दिया गया नो फादर आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। ऑब्वियसली उसने पूछा होगा तुमने फिनिश किया या नहीं किया, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने पूछा होगा वो होगा हैव यू फिनिश्ड योर लेसन, जिसपे उसने बोला नो फादर आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। देन नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज द ग्लूटन।
सो ग्लूटेन का आपने मतलब निकालना है, ग्लूटेन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लूटेन जो होता है वो ओवरईटर होते हैं, सो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन यहाँ पे जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको अरेंज करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप खुद जो है इसको कोशिश करना सॉल्व करने की, उसके बाद इसका आंसर देखना। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट इज ही इज द मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट वर्ड जो है हम किसके लिए यूज करते हैं? मिसोगाइनिस्ट होते हैं, गाइनिस्ट जो टर्म है वो फीमेल के लिए यूज होती है, तो मिस मतलब कि जो हम बोलते हैं हेट करते हैं वुमन को, तो इसका आंसर होगा हेट्स वुमन। देन अगेन हमारे पास क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछना है। क्या पूछा होगा जिसका आंसर ये होगा? ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली सर, लेट मी सी, वेल इट इज ड्यू टू अराइव इन 20 मिनट्स। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा होगा कि कब अराइव होगी, क्योंकि इन्होंने आंसर दिया इट इज ड्यू टू अराइव इन 20 मिनट्स, तो इसका होगा व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन टू न्यू दिल्ली अराइव। तो इसका बी ऑप्शन जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इट इज अ वंडरफुल बुक, आई ब्लैंक इट सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। सो यहाँ पे आपको टेंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है, क्या यहाँ पे हो सकता है? सो इसका होगा आई हैव रेड इट सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। देन अगेन हमारे पास क्वेश्चन बोला है, उत्तरा इज सेड टू बी एन ऑनेस्ट ऑफिसर। इसका सेम जो है वो एक्सप्रेशन कौन सा आंसर हमें शो कर रहा है? दे इंक्वायर्ड अबाउट Uttara's honesty. People say that Uttara is an honest officer. An officer told Uttara to be honest. Uttara found the officer to be honest. इसका मतलब हुआ कि उत्तरा जो है ऑनेस्ट ऑफिसर है, तो पीपल ये बोलते हैं कि ऑनेस्ट ऑफिसर, ना कि बाकी के। देखो अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे बोला गया उन्होंने इंक्वायरी की कि उत्तरा ऑनेस्ट है या नहीं, एंड एक ऑफिसर ने बोला उत्तरा को कि वो ऑनेस्ट रहे। उत्तरा फाउंड द ऑफिसर, ऑफिसर उसने देखा कि ये ऑफिसर जो है वो फाउंड द ऑफिसर टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पे बोला गया था उत्तरा खुद एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई स्टडीड ब्लैंक द संस्कृत एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। सो यहाँ पे जो है आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टडीड संस्कृत एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई स्टडीड संस्कृत एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगेन आपको अरेंज करना है, ऑप्शंस देखो, इसको अरेंज करो और इसका आंसर हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट इज हमने कर लिया ये वाला क्वेश्चन, रिपीट है, आई हैव रेड इट सेवरल टाइम्स ऑलरेडी होगा। देन नेक्स्ट इज अगेन आपने कंप्लीट मीनिंग देखना है और सेम मीनिंग ढूंढना। आई एम रीडिंग दिस बुक, आई स्टार्टेड रीडिंग इट एट 9 AM। आई एम रीडिंग दिस बुक एट 9 AM नहीं, ये बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी और मैंने 9 AM पे स्टार्ट किया था। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 9 AM। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक एट 9 AM। नहीं, स्टार्ट नहीं किया गया था, हम मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, 9 AM पे मैंने स्टार्ट किया था। तो ये जो हमारे पास परफेक्ट टेंस है उसका एग्जाम्पल है, सो इसलिए बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ जो भी कॉलेज कैडर के एग्जाम में आए थे। मेन मोटिव यही है कि पीजीटी का एग्जाम भी एचपीपीएससी कंडक्ट कर रहा है और कॉलेज कैडर के एग्जाम भी एचपीपीएससी ने कंडक्ट करवाए थे। तो जो भी क्वेश्चंस उनमें पूछे गए थे इंग्लिश के, मैंने वो सारे कवर करवाए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एचपीपीएससी पूछ सकता है और आपकी प्रिपरेशन हो पाए, आप प्रैक्टिस कर पाए। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी की वीडियोस आप जो है वो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप जो है वो देख सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी, आपको डाउट रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी आपके जो भी कमेंट्स होंगे या क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।